उद्योग टीवी। कुछ दिनों से देश में सोना पर खूब चर्चाएं हो रही हैं। आज हम आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी उस समय की है जब सरकार ने 50 टन सोना हमसे छुपाकर रातों रात विदेश भिजवा दिया था। क्या है ये कहानी? नमस्कार, मैं हूं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं उद्योग टीवी। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आइए अब हम मूल कहानी की तरफ बढ़ते हैं। राजीव गांधी को पता था कि 1989 में होने वाले चुनावों में उनकी सरकार वापस नहीं आने वाली, लेकिन एक आस तो हमेशा ही बनी रहती है। इसी आस के चलते उन्होंने या उनके वित्त मंत्रालय ने कोई कदम नहीं उठाए। ये कहानी है आस की। आस जो कांग्रेस सरकार को थी, लाइसेंस परमिट राज देश का विकास करेगा। आस जो राजीव गांधी को थी कि बिना कुछ किए ही देश की अर्थव्यवस्था के अच्छे दिन आने वाले हैं। आस जो नरसिम्हा राव को थी कि उनका वित्त मंत्रालय कुछ करेगा। और आस जो मनमोहन सिंह को थी कि उदारीकरण ही अंतिम विकल्प है। कुछ आशाएं टूटी, कुछ पूरी हुई, कुछ के बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता और कुछ के रिजल्ट अब तक आना बाकी है। राजीव गांधी को पता था कि 1989 में होने वाले चुनावों में उनकी सरकार वापस नहीं आने वाली, लेकिन एक आस तो हमेशा ही बनी रहती है। इसी आस के चलते उन्होंने या उनके वित्त मंत्रालय ने कोई कदम नहीं उठाए। देश में क्लोज्ड इकोनॉमी थी, यानी कोई विदेशी सीधे भारत या भारत के मार्केट में पैसा नहीं लगा सकता था। ये क्लोज्ड इकोनॉमी थी भारत की अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम नंबर 2। खैर, इन दो दिक्कतों की जनक कांग्रेस 1989 में चली गई और उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुए। लेकिन अतीत में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके वीपी सिंह को आर्थिक सुधारों से ज़्यादा मंडल कमंडल की पड़ी हुई थी और उनका देश की बदहाल होती स्थिति पर ध्यान ना जाना थी भारत की अर्थव्यवस्था की प्रॉब्लम नंबर 3। लेकिन इसी चीज़ ने उनकी कुर्सी भी छीन ली। फिर आए चंद्रशेखर और यूं देश में सरकारें बदलते रहना भारत की अर्थव्यवस्था की समस्या नंबर 4। उसी दौरान हो गया खाड़ी युद्ध, यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो तेल पर निर्भर थी उसके लिए खड़ी हो गई समस्या नंबर 5। हालत हो गई कंगाली में आटा गीला जैसी। 1991 आ चुका था। देश में चंद्रशेखर की सरकार थी। देश के पास उभरने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वो कभी भी दिवालिया हो सकता था। तेल के दाम आसमान छू रहे थे। हर महीने भारत को तेल आयात करने के लिए पहले से दुगना पैसा खर्च करना पड़ रहा था। और सबसे चिंता की बात थी कि तेल आयात करने के लिए महीनों नहीं, केवल चंद दिनों का पैसा हमारे पास बचा था। पैसा मतलब विदेशी मुद्रा, यानी डॉलर। उधर हर बड़े युद्ध की तरह खाड़ी युद्ध में भी अमेरिका बीच में कूद पड़ा था। इस युद्ध में अमेरिका के दुश्मन इराक के साथ भारत के अच्छे संबंध थे। भारत को कर्ज की सख्त और तुरंत ज़रूरत थी। कर्ज मिलता IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से। लेकिन IMF क्यों भारत को कर्ज देता? उसमें 2/3 से ज़्यादा अमेरिका के वोट थे। यानी जब लगता था कि हालात इससे ज़्यादा खराब नहीं हो सकते, तभी भारत को एक और झटका लग रहा था। बहरहाल सुब्रमण्यम स्वामी को अमेरिका से बातचीत करने को कहा गया और इस बातचीत का जो रिजल्ट आया वो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाली अच्छी खबरों की श्रृंखला की पहली कड़ी बना। बातचीत में अमेरिका ने कहा कि हमारे जहाज इस महीने यानी जनवरी 1991 में इराक पर हमला करेंगे, मगर हम जो हवाई हमला करेंगे उसमें यूज़ होने वाले जहाज़ों के लिए कोई लैंडिंग बेस या रिफ्यूलिंग की जगह उनके पास नहीं थी। यदि भारत अपनी धरती हमें इस्तेमाल करने दे तो हम उसके अवज़ में पैसा देंगे, दुगुना तिगुना पैसा देंगे। स्वामी ने अमेरिका की मजबूरी ताड़ ली और कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति इससे नहीं सुधरने वाली, हमें तो लोन चाहिए, वो भी $2 बिलियन का। बहरहाल बातचीत अच्छे नोट पर समाप्त हुई। अमेरिका के विमानों को भारत की धरती यूज़ करने की इजाज़त मिली। अमेरिका के हमलों के बाद भारत ने भी
कूटनीतिक समझ का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को सही ठहराया। यहाँ भारत ने अमेरिका का पक्ष लिया और वहाँ IMF ने अच्छी खासी रकम भारत को कर्ज में दे दी, 1 अरब 3 करोड़ डॉलर। मगर ये अच्छी खासी रकम भी भारत जैसे बड़े देश के लिए ऊंट के मुंह में जीरा सरीखी थी। आखिरकार प्रधानमंत्री चंद्रशेखर अपने वित्त सलाहकार मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और RBI गवर्नर S वेंकटरमणन से मिलकर एक निर्णय लिया सोना गिरवी रखने का। लेकिन उसमें कई पेच थे और जल्द ही हल निकालने की संभावना कम थी। इसलिए आनन फानन में स्मगलिंग में पकड़े गए सोने को बेचने का निर्णय लिया गया। लेकिन देश को बड़ा झटका लगा। फरवरी आ गया था और कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया था। फरवरी में ही बजट आना था। चंद्रशेखर सरकार फरवरी के अंत तक निर्धारित बजट पेश करने में असमर्थ थी। भारत की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की आर्थिक रेटिंग भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने घटा के न्यूनतम स्तर पर कर दिया था और उसकी वजह से शॉर्ट टर्म लोन मिलना भी मुश्किल हो गया था और बात साल, महीनों या हफ्तों से घट के दैनिक सर्वाइवल पर आ टिकी थी। IMF ने भी लोन देना बंद कर दिया था और पहले से चल रहे लोन को भी रोक दिया था। खैर, इस दौरान जैसे तैसे करके कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया सोना स्विट्जरलैंड में बेचा गया। पुनः स्पष्ट कर दूं कि गिरवी नहीं रखा गया, बेचा गया, लेकिन पुनर्खरीद विकल्प के साथ। मतलब अगर भारत के पास पैसा आ जाए तो वह वही सोना वापस खरीद सकता है। इससे भारत को 20 करोड़ डॉलर मिले। ये भी नाकाफी और कुछ समय भर के लिए था। 21 जून 1991 को नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, जो अपने वित्त मंत्री के साथ मिलकर भारत का सबसे दबंग बजट लेकर आने वाले थे। लेकिन उससे पहले सोने की कथा का पटाक्षेप होने लगा। वेंकटरमणन ने इंग्लैंड और जापान के बैंकों से डील नक्की कर ली थी, लेकिन इन दोनों बैंकों ने ये शर्त रखी कि हम सोना तभी गिरवी रखेंगे जब वो भारत से बाहर किसी देश में रखा जाएगा। मतलब वायदा कारोबार जैसा नहीं कि पेपर में कह दिया गिरवी तो गिरवी, फिजिकली भी सोने पर मालिकाना हक चाहिए। अब इसमें दिक्कत ये थी कि डील लगभग 47 टन सोने की थी। इतने सोने को कैसे चुपके से पार लगाया जाता? चुपके से इसलिए क्योंकि देश की जनता को भनक नहीं लगने देनी थी। बहरहाल जुलाई में RBI ने 46.91 टन सोने को गिरवी रखा और 400 मिलियन डॉलर जुटाए। लेकिन इस माल की डिलीवरी की खबर इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर छाप दी। पत्रकार शंकर अय्यर, जिन्होंने इस न्यूज़ को ब्रेक किया था, ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं गया था एयरपोर्ट पर और मैंने देखा जहाज। फिर हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता लगाई। ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पता लगाई जहाज कहाँ जा रहा था, क्या लोड था उसमें। इसमें नीचे हमने एक अजीब सा दृश्य देखा। हमने देखा कि RBI की बड़ी सारी वैन खड़ी थी, बहुत सारी सिक्योरिटी। अफसरों ने मुझसे कहा कि इतनी सिक्योरिटी पहले कभी नहीं देखी गई। जब सारा कुछ तहकीकात किया गया तो एकदम कंफर्म हो गया कि यहाँ से सोना बाहर ले जाया जा रहा था। बाद में मनमोहन सिंह को संसद में सफाई भी देनी पड़ी कि ये दुखदाई रूप से ज़रूरी हो गया था। बाद में जब उसी साल देश के आर्थिक हालात सुधरने लगे तो वो सोना वापस खरीद लिया गया। ये महीना था दिसंबर का, यानी जनवरी 1991 से शुरू हुआ तूफान उसी साल के अंत दिसंबर 1991 तक आते आते ठंडी बयार में बदल गया था। सोना गिरवी रखना देश में आर्थिक सुधारों की नींव और मोटिवेशन बना। ऐसे इस कदम की आज भी आलोचना होती है। अर्थशास्त्री के मत बटे हुए हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि 1991 में लाइसेंसी राज खत्म हुआ। ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी था, लेकिन इस तरह देश को विश्वास में लिए बगैर सोना गिरवी रखना कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। और इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए उद्योग टीवी। धन्यवाद। लाए उद्योग टीवी।